हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इंडिया क्लास 10th का, जो कि आपके सेकंड टर्म में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनलिज्म इंडिया जो टॉपिक है क्यों रखा गया है टॉपिक क्लास 10th में। क्या मतलब है इस टॉपिक को रखने का? नेशनलिज्म का मतलब होता है कि जब हमारे मन के अंदर देश प्रेम की भावना उजागृत होती है या देश प्रेम की भावना आती है, उसी को हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं। अब इसमें उस समय उन लोगों ने क्या किया? उस समय इन लोगों ने बहुत सारी चीजें करी। जैसे इन्होंने नए नए सिंबल दिए, साथ ही साथ आइकन भी दिए, उसके बाद सॉन्ग कंपोज करे बहुत सारे, और आइडियाज भी दिए कि कैसे हम अपने देश को आजाद कर सकते हैं अंग्रेजों के चुंगल से। ठीक है बच्चों। और इसमें सभी प्रकार की कम्युनिटियों को भी साथ में लिया गया ताकि सभी के साथ हम बढ़कर आजादी की तरफ बढ़ सकें। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया, हिस्सा लिया, और सभी आंदोलन का कुछ ना कुछ परिणाम भी निकला। ठीक है। अब इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जो बढ़ रही थी धीरे धीरे भारत में हमारे, उसको कैसे कैसे हम लोगों ने कंट्रोल किया और कैसे कैसे हम लोगों ने उनकी चीजों को अपोज किया। ये सारी की सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अब यहां पे दे रखा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। आपने पूरी किताब में सब कुछ नहीं पढ़ना। आप यहां देख सकते हो कि 1920 में गांधी जी द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था कि आप किसी भी तरीके से अंग्रेजों को कॉपरेट ना करें, क्योंकि गांधी जी का कहना था एक बार अगर आप अंग्रेजों को कॉपरेट करोगे तो आप किसी भी तरीके से आजादी नहीं पा सकते। और गांधी जी ने इसी के साथ साथ ये जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट था, दोनों साथ में शुरू नहीं हुए थे। ये शुरू हुआ था 1930 को। कब शुरू हुआ था? 1930 को। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था 1920 को। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं जो सरकारी कामकाज से जुड़े हुए हैं, उन सभी से ये आग्रह किया था, ये बोला था कि आप किसी भी तरीके से सरकार का सहयोग ना करें। जो फौज में है वो फौज छोड़ दें, जो वकील हैं वो वकालत छोड़ दें, जितने भी मतलब सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना इस्तीफा दे दें। इस तरीके से क्या होगा, अगर हम सरकार को तिरस्कार कर देंगे तो सरकार चल ही नहीं पाएगी और उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। और ये जो आपने देखा है यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो लिखा हुआ है, इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का मतलब क्या है? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का मतलब है गांधी जी ने सभी लोगों से आग्रह किया था कि आप जो है किसी भी तरीके से सरकार को ओबे ना करें। ओबे करना मतलब क्या होता है? जब हम लोग उनकी बात मानते हैं। तो यहां लिखा हुआ है डिसओबे। तो डिसओबे मतलब क्या होता है? जब उनकी बातें ना माने। और यहां पे साथ में एक और वर्ड जोड़ रखा है सिविल। सिविल मतलब इससे पहले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने सभी सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया था, लेकिन इसमें गांधी जी ने जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, सभी लोगों से आग्रह किया था कि आप किसी भी तरीके से सरकार की बात ना माने, उनको टैक्स ना दें, किसी भी तरीके से सरकार को ओबे ना करें, आप उनको डिसओबे करें। ठीक है। अब इसी के समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, अगर आपको पता होगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 4 साल तक। कितने साल तक? 4 साल तक ये युद्ध चला था बच्चों। अब ये 4 साल तक जब युद्ध चला था तो इसमें अंग्रेज लोग भी शामिल थे। ठीक है, मतलब ब्रिटिश भी शामिल थे इस लड़ाई में। अब इन्होंने क्या करा, जब लड़ाई होनी शुरू हुई तो लड़ाई होते वक्त, ठीक है ना, यहां आप पढ़ सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जब लड़ाई शुरू हुई तो लड़ाई शुरू होते वक्त बहुत ही ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का हमें सामना करना पड़ा। इस समय जितना भी जो एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? जो हम पैसा लगाते हैं, वो सारा का सारा किस में लग रहा था? डिफेंस में लग रहा था। आप समझ सकते हो, जब कभी भी लड़ाई होती है तो लड़ाई होते वक्त हमें सारा का सारा पैसा डिफेंस में खर्च करना पड़ता है, उनकी दवाइयों के लिए, गोलियों के लिए, नई नई बंदूकों के लिए, क्योंकि बंदूक भी खराब होंगी चलाते वक्त। ठीक है नहीं है? अब इन्होंने क्या बोला? फाइनेंस बाय लोन, ठीक है ना, इंक्रीज टैक्स। आप देख सकते हो यहां पे इसका हमारे भारत पे क्या परिणाम पड़ा, इसके बारे में बता रखा है। क्या परिणाम पड़ा? जब कभी भी कोई भी देश लड़ाई में इंडल्ज होता है तो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो दिन ब दिन गिरती चली जाती है। अब इसमें इन लोगों को पैसा चाहिए, और वो पैसा कहां से लिया इन लोगों ने? ये पैसा लिया उन लोगों ने भारत में टैक्स बढ़ाकर, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। इन लोगों ने जितनी भी ये जो कस्टम ड्यूटीज हैं इनको बढ़ा दिया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करा पहली बार भारत में, और लोगों की जो तनख्वाह है उसमें से भी टैक्स काट दिया गया।
ठीक है। और उसी के साथ साथ इसमें और एक क्या चीज करी गई कि जितने भी जो लोग हैं, क्योंकि देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो ब्रिटेन के जो बहुत सारे सैनिक थे वो मारे गए थे। अब जब इतने सारे सैनिक मारे गए तो उनको सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। उनको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? मैन पावर की। अब वो मैन पावर आएगा कहां से? अब देखो, अगर हमारा भारत देखो तो ये है हमारा भारत। हमारा भारत बहुत बड़ा है और इंग्लैंड छोटा सा है, ठीक है नहीं? ये हमारा इंडिया है। ये क्या है? हमारा इंडिया। और ये है यूके। अब देखो यूके कितना छोटा है, भारत कितना बड़ा है। जाहिर सी बात है, जो चीज बड़ी होगी वहां जनसंख्या भी ज्यादा है, और यूके छोटा है तो वहां जनसंख्या भी कम होगी। अब जनसंख्या कम है और इन्होंने अपने सैनिकों को भेज दिया कहां पे? लड़ाई में। जब इन्होंने अपने सैनिकों को लड़ाई में भेज दिया तो सैनिक मरे भी होंगे। अब इनको मैन पावर की जरूरत थी। अब ये मैन पावर कहां से आता? इन लोगों ने भारत में से फोर्सफुली रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया। गांव गांव जाकर जितने भी जो लोग हैं उनको जबरदस्ती फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था। अब जैसे ही ये लड़ाई जीत जाते हैं, लड़ाई जीतने के बाद भारत में खिलाफत मूवमेंट चलता है बच्चों। क्या चलता है? खिलाफत मूवमेंट चलता है। और एक चीज चलती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और एक मूवमेंट चलता है कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मैंने बोला जैसी लड़ाई ये जीत जाते हैं 1918 में, ये लड़ाई जीत जाते हैं, विन कर लेते हैं बच्चों। जैसे जीत जाते हैं तो ये खिलाफत मूवमेंट चलाते हैं। हमारे भारत में भारतीय लोग खिलाफत मूवमेंट चलाते हैं। और ये कौन चलाते हैं? ये खिलाफत मूवमेंट चलाते हैं आपके मुस्लिम। कौन चलाते हैं? मुस्लिम। और ये मुस्लिम खिलाफत मूवमेंट क्यों चलाते हैं? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उनके खलीफा थे उनको ब्रिटेन ने क्या कर लिया था? अरेस्ट कर लिया था। इसीलिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और गांधी जी ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह लिया था कि मैं हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को और ज्यादा बढ़ा सकता हूं। ठीक है, ये तो था पूरे चैप्टर में क्या है। अब यहां देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है ना, 1918 से लेकर 1919 और 1920 से लेकर 1921 के बीच में क्रॉप फेल हो जाती है बच्चों। भारत में जितनी भी जो फसलें थी पूरे भारत में, वो क्या हो जाती है? ठीक है ना, खराब हो जाती है। अब जब फसलें खराब हो गई तो क्या होगा? खाने का शॉर्टेज होगा। किसका शॉर्टेज होगा? खाने का शॉर्टेज होगा। आप खुद सोचो ना, अगर खेत में कोई भी चीज उग नहीं रही है तो वो आपके टेबल तक कैसे आ जाएगी खाने के लिए? जब खेतों में उगेगी, किसान उस पर मेहनत करेंगे, फसल सही सलामत होगी, तभी तो वो आपके टेबल तक खाना बन के आएगा। ठीक है ना? तो जब पूरे भारत में क्रॉप फेल्ड हो जाती है, जो फसलें खराब हो जाती हैं, तो खाने की तंगी आ जाती है। ठीक है, और इसी समय एक बीमारी भी आ जाती है भारत में, जिसकी वजह से हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है ना, यहां पे इन्होंने बोला है 1921 के सेंसस के तहत जब जनगणना की गई। जनगणना हम क्यों करते हैं? कि कितनी ज्यादा आबादी है हमारे देश में, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं हमारे देश में, लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं और वयस्क कितने हैं। ये सारी की सारी सेंसस में हम लोगों को जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इस दौरान 12 से 13 मिलियन पीपल फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ठीक है नहीं है? अब ये वो समय था जो बहुत ही मुश्किल समय था हमारे भारतीय लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि एक नया स्टेज आता है। भारत को एक नया लीडर चाहिए था, कोई ऐसा लीडर चाहिए था जो अंग्रेजों के सामने हमारी बात रख सके कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। आप तो टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हो, लेकिन हमारी प्रॉब्लम भी तो सुनो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये एक नया टॉपिक आता है बच्चों, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखना। अब यहां पे एक व्यक्ति जो है भारत में आते हैं, जिनका नाम है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी हमारे भारत में आते हैं। तो महात्मा गांधी जी अब हमारे भारत में कब आते हैं? क्वेश्चन पूछा जाए तो 1915 में महात्मा गांधी जी हमारे भारत में आए थे। आए कहां से थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो साउथ अफ्रीका में वो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे। और जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहां पे वो एक चीज देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है? रेसिज्म हो रहा है, रंग भेद हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? याद रखना, रंग भेद हो रहा है। कैसा हो रहा है? रंग भेद, मतलब काले और गोले, काले और गोरे का जो भेद हो रहा है उसी को हम लोग रंग भेद बोलते हैं। तो वहां पे जितने भी जो लोग थे, जो ब्लैक पीपल्स थे, उनके ऊपर अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। वो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, ये सारे के सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं यहाँ पे। सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन लड़ रहे होते हैं और वो हाथापाई में आ जाते हैं। तभी वहां पे गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह करते हैं। क्या करते हैं? पहला सत्याग्रह करते हैं। गांधी जी पहला अपना सत्याग्रह करते हैं यहाँ पे। और गांधी जी इन सभी लोगों से बोलते हैं कि मैं आपको आपके राइट्स दिलाऊंगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप में से कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा अपनी मांगे पूरी करने के लिए। और सभी लोग मान जाते हैं। और जब सभी लोग मान जाते हैं तो अंग्रेजों को उनके सामने झुकना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैप के जरिए जानते हैं। सबसे पहले जो गांधी जी थे, वो गांधी जी आपके कहां थे? अफ्रीका में। आप यहां पे देख सकते हैं, ये है अफ्रीकन रीजन। कौन सा रीजन है ये? अफ्रीकन रीजन। ठीक है ना, यहां पे ये वाला जो हिस्सा है ये साउथ अफ्रीका है।
कौन सा रीजन है ये? साउथ अफ्रीका। इस वाले रीजन में गांधी जी पहली बार सत्याग्रह करते हैं। क्या करते हैं गांधी जी? सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद गांधी जी यहां से जाते हैं कहां पे? हमारे भारत में। भारत में वापस लौटते हैं और भारत में कब आते हैं? 1915 में। अब जैसे ही गांधी जी यहां से कहा जाते हैं? आपके भारत में जाते हैं और भारत में जाने के बाद गांधी जी बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हैं और देखते हैं। ठीक है, गांधी जी बहुत सारी चीजों को देखते हैं और एनालाइज करते हैं। जैसे ही गांधी जी भारत में जाते हैं, बच्चों याद रखो, तो भारत में जाने के बाद गांधी जी पूरे 1 साल तक तो पूरे भारत में घूमते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? 1915 में गांधी जी भारत आए और 1916, अब देखो ड्यूरेशन कितने साल का है? 1 साल का है। 1 साल तक गांधी जी पूरे भारत में घूमते रहते हैं। ठीक है ना। और भारत में घूमकर गांधी जी हर एक हिस्से के इलाकों के चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी प्रॉब्लम है। अब यहां देखो इन लोगों ने क्या बोला है। गांधी जी का एक जो मेन मोटिव था, अगर आप लोगों से पेपर में पूछा जाए कि गांधी जी नॉन वायलेंस को ही क्यों इस्तेमाल करते थे, तो आप सीधा लिख सकते हो कि गांधी जी जो सत्याग्रह गांधी जी ने जितने भी करे, चाहे वो भारत में करे चाहे वो आपके अफ्रीका में करे, गांधी जी का जो की पॉइंट था वो क्या था? नॉन वायलेंस, कि हम बिल्कुल भी वायलेंस नहीं करेंगे। कि अगर आप वायलेंस करोगे तो आपकी स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। अगर आप वायलेंस नहीं करोगे, शांत प्रिय तरीके से अपनी बात को उन लोगों के सामने रखोगे, तो वो आपकी बातें ज्यादा अच्छी तरीके से सुनेंगे और उन्हें सुनना भी पड़ेगा। एग्रेशन कोई तरीका नहीं होता कि आप किसी से अपनी बात मनवाओ। अब इसमें सत्याग्रह का मतलब क्या है बच्चे, याद रखना। सत्याग्रह का मतलब है कि आप बिना किसी वायलेंस के आप सरकार के सामने अपनी मांगे रखें, और इसमें कितने भी लोग शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग शामिल होके एक जगह इकट्ठा होंगे और सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे, लेकिन उसमें एक की पॉइंट होना चाहिए नॉन वायलेंस का। आप वायलेंस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसीलिए गांधी जी ने नॉन वायलेंस को धर्म कहा है बच्चों, याद रखना। और गांधी जी ने यह भी कहा कि यही वो चीज है जो पूरे भारतीयों को एक साथ लेके आ सकती है। इससे पहले क्या होता था कि भारत में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं, राजा महाराजाओं की लड़ाइयां चली बहुत पहले। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आए, और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सिर्फ अपने अपने जगहों के बारे में सोच रहे थे, वो पूरे भारत के बारे में नहीं सोच रहे थे। और गांधी जी का जो थिंकिंग प्रोसेस था वो और लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो पूरे भारत के बारे में सोच रहे थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। गांधी जी ने क्या बोला कि जो सत्याग्रह हम करेंगे, भारत में जितनी भी सत्याग्रह अगर मैं करूंगा, तो वहां पे कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। वो जितनी भी चीजें होनी चाहिए वो नॉन वायलेंस के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके ऊपर कोई डंडा मारता है, कोई आपको मारता है, ठीक है नहीं है, तो आप बिल्कुल भी, ठीक है ना, क्या नहीं करोगे? रिप्लाई नहीं करोगे, आप वापस पलट के उसको नहीं मारोगे, तभी वो आपकी बात सुनेगा। नेक्स्ट चीज, गांधी जी का की जो पॉइंट था मैंने आपको बता दिया, क्या था? आई लव नॉन वायलेंस। अगर आप नॉन वायलेंस के हिसाब से सारी चीजें करोगे तो गांधी जी आपके साथ पूर्ण तरीके से थे। अगर आप वायलेंस का इस्तेमाल करते तो गांधी जी कभी भी भारत में एक भी सत्याग्रह नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इन लोगों ने क्या बोला है, जैसे ही गांधी जी भारत में आते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे ही गांधी जी भारत में आते हैं, 1915 में गांधी जी भारत में आते हैं। ठीक है ना। कहां से आते हैं? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से भारत में आते हैं। ठीक है ना, इंडिया में आते हैं साउथ अफ्रीका से। और जैसे ही भारत में आते हैं, तो सपोज करो अगर ये हमारा भारत है, ठीक है ना, सपोज करो अगर ये हमारा भारत है, ठीक है नहीं है, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो 1915 में गांधी जी भारत में आए और 1916 तक गांधी जी हर तरफ गए। वो नॉर्थ में भी गए, वो ईस्ट में भी गए, वो वेस्ट में भी गए, और वो साउथ में भी गए। तो मैंने क्या बोला? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इन सभी जगहों में गांधी जी गए। और गांधी जी ने सभी जगह जाके हर एक जगह की एक ही प्रॉब्लम पाई कि जितने भी हम लोग भारतीय हैं, जितने भी हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग सब लोग परेशान हैं। किससे? अंग्रेजों से। ठीक है ना। जितने भी जो इंडियंस हैं वो सारे के सारे इंडियंस सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स से परेशान है बच्चों, याद रखना। क्योंकि इनकी गलत नीतियों की वजह से हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। इसी वजह से गांधी जी ने पहली बार, ठीक है ना, कहां पे? गांधी जी ने पहली बार जो है आपका 1917 में चंपारण बिहार में जाके पहला सत्याग्रह किया। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था, तो 1917 में चंपारण नाम की जगह जो कि बिहार में है वहां पे किया था। वहां पे जबरदस्ती लोगों से, ठीक है ना, प्लांटेशन करवाई जा रही थी, नील की खेती कराई जा रही थी, इंडिगो की खेती कराई जा रही थी, जिसकी वजह से वहां के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किसानों को उपयुक्त दाम भी नहीं मिल रहा था, जितना पैसा उनको मिलना चाहिए उतना पैसा भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से गांधी जी 1917 में बिहार जाके पहला सत्याग्रह करते हैं। दूसरा सत्याग्रह गांधी जी करते हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहां पे है? गुजरात में है।
ठीक है, नहीं है, समझ में आया। और तीसरा कहां करते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, कॉटन वर्कर्स को। खेड़ा सत्याग्रह क्या था, यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो जाता है और सरकार ने टैक्स इंक्रीज कर रखा था। सरकार ने इसमें क्या इंक्रीज कर रखा था, टैक्स इंक्रीज कर रखा था। तो सरकार से टैक्स घटाने के लिए और किसानों को उपयुक्त दाम देने के लिए गांधी जी ने यहाँ पे दूसरा सत्याग्रह किया था। तीसरा सत्याग्रह गांधी जी ने किया था अहमदाबाद में। कहा किया था, अहमदाबाद में। ये जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं, इन कॉटन मिल वर्कर्स को प्रॉपर दाम ना दिए जाने की वजह से ये जितने भी जो वर्कर्स थे ये नाराज थे। ये चाहते थे कि इनको प्रॉपर छुट्टी मिले, इनको प्रॉपर वेजेस मिले, और ये अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसका भी उन्हें दाम मिले। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये अंग्रेज आराम से बैठा हुआ है और यहाँ पे भारतीय लोगों द्वारा मजदूरी कराई जा रही है। ठीक है ना, जबरदस्ती प्लांटेशन कराई जा रही है। तो भारतीय लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश करी, भारतीय लोगों ने इन अंग्रेजों के सामने मिन्नतें भी मांगी, ठीक है ना, लेकिन इनकी मिन्नतें नहीं सुनी गई। सरकार अपनी मनमानी कर रही थी। उसी समय बच्चों याद रखना, जितने भी जो लीडर्स हुआ करते थे, ये लीडर्स का सही उपयुक्त दाम नहीं मिलता था। अब यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये अंग्रेज खड़ा है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, ये अपना सामान लेके आ रहा है, यहाँ पे बेच रहा है, और इसको जितने पैसे मिलने चाहिए थे उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना, वो सारा का सारा मुनाफा कौन खा रहा है, सिर्फ अंग्रेज खा रहे हैं। नेक्स्ट फोटो में आप देख सकते हो कि अंग्रेज फील्ड में जाके देखते थे कि आप लोग सही तरीके से खेती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चंपारण में जो है इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी, जिससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा था। क्यों, क्योंकि क्रांति के बाद अंग्रेज ब्रिटेन में क्या लेके आ गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आ गए थे, मतलब औद्योगिकरण हो चुका था वहां पे। ठीक है ना, बहुत सारे उद्योग खोल गए थे, इंडस्ट्री खुल गई थी। अब इंडस्ट्री खुल गई तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको, कच्चा माल चाहिए। अब जब कच्चा माल ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो वो लोग इंडस्ट्री का करेंगे क्या। तो सारा का सारा रॉ मटेरियल हमारे भारत से खरीद के लेके जाते थे बहुत ही कम दाम में, और वहां जाके दुगना मुनाफा कमाते थे, और उस मुनाफे का 1% हिस्सा भी हम भारतीय लोगों को नहीं मिलता था, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब यहां देख सकते हैं, यह है भारत, हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत में बिहार में सबसे पहले क्या हुआ था, आपका चंपारण जो है सत्याग्रह हुआ था। तो गांधी जी सबसे पहले जब 1915 में आते हैं तो कहां जाते हैं, बिहार में जाते हैं। वहां सक्सेसफुल ही गांधी जी अपनी मांगों को रखते हैं और वहां के लोगों को कहते हैं कि आप वायलेंस ना करें, आपकी बात इन्हें सुननी ही पड़ेगी, बस आप मेरा साथ दें। उसके बाद गांधी जी जाते हैं आपके, ठीक है ना, अहमदाबाद में, फिर जाते हैं आपके खेड़ा में, और यहाँ के किसानों को भी न्याय दिलाते हैं। और यही वो पॉइंट था जब गांधी जी पूरे भारत में फेमस हो गए थे। इससे पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही गांधी जी ने अंग्रेजों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यही वो पॉइंट था, यही 3 सत्याग्रह थे जिसकी वजह से गांधी जी को पूरे भारत में और ब्रिटेन तक गांधी जी को जानने लग गए थे। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको समझ में आया। ठीक है, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा आपके पेपर से पहले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आप पे पहले आ सके। थैंक यू।